जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को विश करना भूल गया था पिछले लेक्चर में। विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी होली गाइस। एंड होपफुली आपने होली बहुत अच्छे से जो है मनाई होगी, है ना। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ ज्यादा अच्छे से ना मनाई हो, सिर्फ पेरेंट्स के साथ जो है वो हल्का फुल्का टाइम स्पेंड करके मनाई हो। क्योंकि अब इन सब फेस्टिवल्स में, बर्थडे पार्टीज में, फैमिली जो फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है अब, राइट। क्योंकि ये आपका समय है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने का। इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, दोस्तों की शादी में, परिवार में किसी की शादी में, इन सब चीजों में, तो अपना करियर खराब कर दोगे। सिर्फ 1 से 1.5 साल चाहिए आपको, अपने आप को, अपने टारगेट्स को डेली के अचीव करो। और फिर उसके बाद जो करना है भले ही फिर कर सकते हो। अपने आपके अपने टारगेट अचीव कर लिए तो 1-2 घंटे के लिए आप बाहर जाके जो करना है वो करो, है ना। बट डोंट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जी को बचाना है और अपनी पूरी एनर्जी को, अपने पूरे पोटेंशियल को अपनी प्रिपरेशन में लगाना है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आप जिस भी इवेंट पे जाओ, आपका सम्मान एक नेक्स्ट लेवल पे हो, कि आपका आपका काफिला जाए। आप किसी शादी में जा रहे हो तो सिर्फ आप नहीं जा रहे हो, आपका पूरा काफिला जा रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप जा रहे हो, राइट। कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके आप चीफ गेस्ट के तौर पर जा रहे हो। अगर आपको ये इमेज अपनी बनानी है, ये पोजीशन अगर आपको चाहिए, तो आज की रेट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करो, और मेहनत आज से ही आपको करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को भूलो, क्योंकि इन सब चीजों में जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मैं लिख के दे देता हूं। आप इन्वॉल्व हो बट सिर्फ उतना ही जब आपने अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है डेली के। उसके बाद कई बार मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं कि चलो यार अपन अभी इंजॉय कर लेते हैं, बाद में आके टारगेट कंप्लीट करते हैं। बाद में आके बेटा थक जाते हो, फिर उसके बाद सो जाते हो। बताना मुझे ये हुआ है कि नहीं हुआ किस किस के साथ, है ना। आप सोचते हो कि चलो यार ठीक है, दो तीन टॉपिक्स तो बचे हुए हैं बस, अपने आज के डेट के टारगेट हैं। अभी बुलाया दोस्त ने, एक मिनट मिल के आ जाते हैं। मिल के जब आते हो ना तो आपको दिमाग नहीं लगता फिर पढ़ाई में। फिर आप सोचते हो कि यार, अरे यार लेट्स कंटिन्यू टुमारो, कल से अच्छे से पढ़ेंगे। और डेली का ये गिल्ट जो होता है ना, वो खा जाता है इंसान को। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए, आप कहीं ये करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है वो देख रहे हैं। और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, प्रिपरेशन अपनी सॉलिड बना सकते हो। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुरंत जो है वो बैचेस को ज्वाइन कर लो। इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और ये पूरे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर अप करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं कि आप लोगों ने क्या आंसर्स दिए हैं। बहुत बढ़िया, श्रेया तिवारी वेरी गुड, रेगुलर हैं आप। इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। प्रीति मिश्रा वेरी गुड, बहुत शानदार। आयुष गुप्ता डिटेल में आंसर्स लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग अब डिटेल में आंसर लिखना सभी ने शुरू कर दिया, और सभी लोग अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। शगुन, आयुषी सिंह, गोल्डी एलेक्स, गोल्डी अपने भी आंसर आंसर देना शुरू करो। शगुन आप भी आंसर्स दो, वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस। ईशा ठाकुर बहुत शानदार, है ना। इसी प्रकार से जो है वो कंटिन्यू जो है वो रखिए अपनी प्रिपरेशन को, बहुत मजा आएगा। आ, एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो है वो पूछा था कि मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न में जो है वो क्या डिफरेंसेस वगैरह है। तो देखो यार, वो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं, उनको जीएस तक ही रखते हैं। बाकी करंट अफेयर्स में आएगा ये वाला टॉपिक, मतलब डिटेल में अगर डिस्क्रिप्शन में, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपने तो बैच मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट ने जो है वो पूछा था उनका नाम। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने कल देखा था। श्रेया, श्रेया ने पूछा था। तो श्रेया, मेरे ख्याल से आप तो बैच का हिस्सा हो ना, तो आप डायरेक्टली अपने मेंटर से, जनरल स्टडीज के जो है वो इकोनॉमिक्स वाले मेंटर से जो है वो पूछ सकते हो। हमारे पास गाइज आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी प्रॉपर मेंटर्स अवेलेबल है। आपको जो भी डाउट्स हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप एट अ टाइम अपने डाउट सामने रख सकते हो, वो डाउट्स आपके क्लैरिफाई होंगे। और बाकी अगर आप बताते हो कि आप करंट अफेयर्स के सेशन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके तो आपको हमारे बैचेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए, बिना और अभी तो मेरे ख्याल से शायद होली का भी डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डोंट नो। अभी शायद बंद हो गया हो, बट एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। बाकी करंट अफेयर्स बोलोगे तो फिर आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट्स को हम प्रायोरिटी जो है वो देते हैं। क्योंकि वी ऑल्सो वांट कि हमारे पास वही स्टूडेंट जुड़े जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा वो लिख लेना। अभी सिर्फ फोकस करो जो चीज बता रहा हूं उसको सुनने के ऊपर और टॉपिक को समझने के ऊपर। पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था?
न्यूट्रिशन को सुधार करना, क्योंकि हमारी देश में लोगों में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों में न्यूट्रिशन को बैलेंस करने पर फोकस कर रहे हैं, लोगों की डाइट में। ठीक है, समझ रहे हो आप। और इसमें हम अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्थ को बेटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो टेक्नोलॉजी, राइट, कन्वर्जेंस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए काम करता है। मिशन का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी यही है कि बच्चों को, किशोर लोगों को, महिलाओं को माल न्यूट्रिशन, एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है ना उसको एनीमिया बोलते हैं, और स्टंटिंग यानी कि हाइट में कमी जो होती है, लो बर्थ वेट वाले जो बच्चे होते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स जो लोगों में आती है ना, तो ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण आती है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो लोगों में, तो इसके लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट को प्रमोट करने के ऊपर फोकस करते हैं इस पोषण अभियान के थ्रू। समझे आप। तो पोषण अभियान के बारे में आपको पता लग गया। तो ये सब हेल्थ इश्यूज हैं, भारत में बहुत कॉमन है, और उनको दूर करने का मिशन का ये टारगेट है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो याद रखना, पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ, 2018 में लॉन्च हुआ। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हम टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू जो है वो किस चीज पर फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को ये सब प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे बच्चियों की प्रॉब्लम, एडल्सेंट बच्चों की प्रॉब्लम, है ना, इनमें खून की कमी हुई, न्यूट्रिशन की कमी हुई, कुपोषण की प्रॉब्लम हुई, स्टंटिंग हुई, राइट, की हाइट कम हो रही है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इवन पता है आपको, कोई व्यक्ति आपको मोटा दिख रहा है तो दैट डजेंट मीन कि वो हेल्दी है। हम बोलते हैं ना कि अरे खाते पीते खानदान का है, मोटा दिख रहा है, नो। उस वो बीमारी बीमारी का घर है, बोलते हैं ना मोटापा इज बीमारी का घर। उस व्यक्ति में भी न्यूट्रिशन की कमी है, जिसको अपन हिडन न्यूट्रिशन के टर्म से जानते हैं, जो अक्सर आर्टिकल्स में नहीं लिखा रहता। बट आप ये वाला टर्म अलग से लिख लो, हिडन न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, सॉरी हिडन हंगर। कि वो व्यक्ति जो है मोटा दिख रहा है, दिखने में हेल्दी लग रहा है, बट वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं है, उसके वो भी कुपोषित है, वो भी एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन का साइन है। तो रीसेंट पॉलिसी हाईलाइट कर रही है कि इंप्रूवमेंट हम लोग को माल न्यूट्रिशन में देखने को मिला। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 तक का जो देखने को मिला, उसमें ये इंप्रूवमेंट नजर आया, राइट। और पोषण 2.0 को एक्सपेंड किया गया है, जिससे कि और लोगों तक हम पहुंच सकें। अब सुनो, पोषण अभियान के उद्देश्य, ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना, ABCD, ये पूरी चीजें आपको लिखनी है। तो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक की है, उनमें स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन को कम करना। 6 से लेकर 59 ईयर्स तक की जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो यानी कि जो भी लोग हैं, राइट, तो उनमें एनीमिया, स्पेशली वुमेन्स में एनीमिया यानी कि खून की कमी जो हो रही है उसको मेंटेन करना, बैलेंस करना, लो बर्थ वेट को भी कम करना, और मल्टी सेक्टर्स के कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना, ताकि हर सेक्टर से न्यूट्रिशन के लिए प्रयास आए। तो ये चारों चीजें आप मेंशन जो है वो कर लीजिएगा। इस मिशन के कुछ पिलर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सिर्फ बुलेट पॉइंट लिख लेना आप। ये सिर्फ जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये बुलेट पॉइंट, ये जो बोल्ड में दिख रहा है, सिर्फ ये चार बुलेट पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो इस मिशन के पिलर्स क्या है, एक्सेस टू क्वालिटी सर्विस, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन की सर्विसेज हैं, ICDS, नेशनल हेल्थ मिशन, राइट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन सब के माध्यम से प्रोवाइड जो है वो की जा रही है। फिर इसके अलावा क्रॉस सेक्टोरल कन्वर्जेंस, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स को जो है वो एक सिंगल लाइन पे रखकर फोकस करना, जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हुई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, एक बैलेंस न्यूट्रिशन अप्रोच को पे जो है वो फोकस करना। फिर हम टेक्नोलॉजी का उस पर काम करते हैं, एक और पिलर है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन आंदोलन, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लोग हैं उनमें न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन चालू किए जा रहे हैं। तो ये चार पिलर्स हैं जिस पर ये स्कीम पूरी जो है वो काम करती है। फिर इसके अलावा अब इसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, बट उससे पहले एक हाई लेवल काउंसिल है जिसके चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, है ना, जो पूरी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं। याद रखना, ये हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन का आकलन करने के लिए, पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए कौन सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। याद रखिएगा।
फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो क्या चीज, ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है कि माल न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा हम लोग को रिडक्शन जो है वो देखने को मिला। लो वेट फॉर हाइट यानी कि वास्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके डेटा के मुताबिक 21% से 19.3% में गिरावट देखने को मिली, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ। अंडर न्यूट्रिशन में भी इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 35.7% से 32.1% जो है वो हो गया। स्टंटिंग भी गिरी है 38.4% से 35.5%। तो आपको ये टर्म्स ध्यान में रखना है, राइट, कि स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है ना, ये सब टर्म्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडर न्यूट्रिशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टंटिंग मतलब कि उसकी व्यक्ति की हाइट छोटी है। वास्टिंग का मतलब उसका हाइट के कंपैरिजन में उसका वेट कम है ना। तो ये चीज होती है। अंडर न्यूट्रिशन तो देखने में ही समझ में आ जाएगा कि अरे यार, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत ही कम है, बिल्कुल सुकड़ा सा नजर आ रहा है। तो ये चीजें हैं। अब इतने इंप्रूवमेंट के बावजूद भी इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो है वो काफी कम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसको इंप्रूव करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बस यही चीज है इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है। एक आप ये लिखिएगा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सिर्फ ये मिशन के बारे में लिख लो। इस मिशन के थ्रू भी हम लोग न्यूट्रिशन हेल्थ को जो है वो इंप्रूव करने पर फोकस करना है। 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर से ज्यादा न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 6.7 लाख आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बेसिकली तैयार किए गए हैं। 10 लाख में फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। 12.4 लाख के पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। ये आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। 13.3 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट डिलीवर कर रहे हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को। आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैक करने के लिए। आप तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का नाम ध्यान में रखिएगा, बस दैट्स इट। बट अभी भी चीजें इतनी आसान नहीं है गांव क्षेत्रों में। और जो पिछड़ी जो कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है उनमें अभी भी कुपोषण की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाटर के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन की अभी भी जरूरत है। लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की अभी भी आवश्यकता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोषण अभियान के बारे में ध्यान में रखना है कि कब ये लॉन्च हुई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और अभी इसके आंकड़े क्या चल रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का डेटा। और स्टंटिंग क्या होती है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, एनीमिया क्या होती है, राइट, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, हिडन हंगर मैंने आपको एक अलग से बताया, वो ध्यान में रखना है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान की सक्सेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, बताइए, एनालिसिस करिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था पूरा एक ओवरऑल टॉपिक पोषण अभियान से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड आ रहा है। तो देखो, इस टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है गाइस। यस, नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है? गंगा नदी को स्वच्छ रखने का एक प्रोग्राम है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जो गंगा नदी के रेजुविनेशन और प्रोटेक्शन के लिए शुरू किया गया। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए शुरू किया गया, राइट। उसको दोबारा से स्वच्छ बनाने के लिए, पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। ये चीज लिख लेना। ओरिजिनली कब लॉन्च हुआ? ये 2014 में जो है वो लॉन्च हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान ध्यान में रखेंगे आप। इस प्रोग्राम को हमें देखने को मिला कि 20,000 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया था, और अब इसे मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ के फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ एक्सटेंड किया गया है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो 2014 से चल रहा है। 2021 तक 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे। अब करीब 40,000 42,500 करोड़ रुपए का टोटल कमिटमेंट जो है वो कर दिया गया। तो ये बस आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है कितना बजट का कमिटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए 2014 में लॉन्च हुआ, 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। दैट्स इट। और इसके अलावा आगे की चर्चा करें। अब ऑब्जेक्टिव इसके बारे में आपको पता ही है कि गंगा नदी की वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सी चीज है, राइट। गंगा नदी को साफ रखना, सीवेज ट्रीटमेंट करना, इंडस्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन गंगा नदी में ना बहे बिना ट्रीट किए, उस पर फोकस करना, है ना। तो ये चीजें हैं। अब आपको लिखना नहीं है, अब जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ दिमाग में रखने हैं आपको। देखो, पोल्यूशन अबेटमेंट जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, एक मिनट को इससे पहले 8 पिलर्स इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 8 पिलर्स लिख लो आप। हाँ, ये वाला चीज काम की है, ये लिखो 8 पिलर्स। पोल्यूशन अबेटमेंट लिखने वाली चीज ये है। बाकी फिर बाद में सुनने वाली चीज मैं बताऊंगा। पोल्यूशन, ये बिल्कुल बुलेट पॉइंट बस लिखेंगे आप, ठीक है। इसके इसमें 8 पिलर्स है नमामि गंगे प्रोग्राम में। कौन से? अच्छा, इसको आप नोट्स में जब बनाओगे ना तो ऐसे बनाओ। देखो, बड़े थोड़े क्या, आपको नोट्स बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने रहते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, तब आता है मजा पढ़ने में, है ना।
आप बीच में लिखो यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम, फिर ऐसे करके 8 एरोज बना दो, है ना, कितना अच्छा लगेगा दिखने में भी। और आप सोचो मेंस के अंदर आप इस प्रकार से भी अगर आप डिजाइन करते हो ऐसे, तो कितना अच्छा लगेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको। तो ट्राई टू मेक योर प्रेजेंटेशन वेल, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ, राइट। और ये प्रैक्टिस होगी अभी से आपकी नोट्स बनाने की प्रैक्टिस में ही। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे, जो भी चीज बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं। क्योंकि पीडीएफ तो अगर आप पेड कोर्स में, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, राइट। तो पीडीएफ के थ्रू बेसिकली आराम से बैठकर नोट्स तैयार करो। तो ये इसका फायदा है। जिनके पास पीडीएफ नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान सर यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल प्रोवाइड करा ही रहे हैं आपको, है ना। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिल ही रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से। तो आप क्या करो, सिंपली जो है वो वीडियो को पॉज कर करके बुलेट पॉइंट जो है वो लिख लो, या जो मैं बोलता हूँ वो वीडियो को पॉज करके तुरंत लिख लिया करो, या लेक्चर पूरा सुन लिया उसके बाद आगे बढ़ा बढ़ा कर लेक्चर को, या स्क्रीनशॉट लेते चलो, जब भी मैं बोलता हूँ ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो उस अकॉर्डिंग, है ना। तो वो चीज। अब सुनो, पहला पॉइंट पॉल्यूशन अबेटमेंट। हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, निर्मल गंगा बनाना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है। सिर्फ इतना लिखना है बस आपको, पॉल्यूशन अबेटमेंट। अब इसके अंदर समझने वाली चीज क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, एफ्लुएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस और सोल्यूशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं। सेकंड पॉइंट, अविरल गंगा। ये सब भी ध्यान में रखना है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, है ना। तो अविरल गंगा मतलब गंगा का नेचुरल फ्लो रिस्टोर करने की कोशिश करना, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड फ्लो, कि गंगा नदी का फ्लो नेचुरल रहे, रुके नहीं कहीं पर। पानी को बचाने के लिए प्रयास करना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। फिर इसके अलावा जन गंगा, स्ट्रेंथनिंग पीपल रिवर कनेक्ट, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना, कि लोग समझें कि भाई नदी को पल्यूट नहीं करना है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसी में आप जो है वो कचरा फेंक रहे हो, कितनी गलत बात है। चौथा, ज्ञान गंगा, रिसर्च एंड पॉलिसी एडवोकेसी, गंगा की बायोडायवर्सिटी को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट करना और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने पर जोर दिया गया है। पांचवा पॉइंट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को जो है वो संरक्षित करना। छठा पॉइंट, एफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राइट, कि फॉरेस्ट को जो है वो लगाना, आजू बाजू प्लांटेशन करना नदी के आजू बाजू। इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करना, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, कि वेस्ट वाटर को रीयूज करो, फ्रेश वाटर जितना भी है, राइट, पीने लायक पानी जितना भी है, पोर्टेबल वाटर जितना भी है, उसको संरक्षित करो। तो ये 8 बस बुलेट पॉइंट बस आप लिखेंगे, कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर दिखने में। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गंगा नदी 11 स्टेट्स में गंगा नदी का इंपैक्ट है, जो भारत की 47% पॉपुलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये नदी गाइस एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती है। नमामि गंगे प्रोग्राम को 2022 में, ये लिख लेना, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव में इंक्लूड किया गया। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप जो है वो लिखिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट ये पूरी चीजें आपको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। ये चीज लिखो आप, नमामि गंगे प्रोग्राम को, नमामि गंगे प्रोग्राम को यूनाइटेड नेशन के, इसमें नहीं दिया ना इन लोगों ने, यस, आप लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। नमामि गंगे प्रोग्राम को किस में इंक्लूड किया गया 2022 में, लिखो, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, अंडरलाइन, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। बेसिकली एक दशक में कौन से ऐसे इनिशिएटिव आए हैं जिसने बेसिकली इस परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इस इकोसिस्टम को बेटर बनाने के लिए काम किया। तो उसके टॉप 10 में आ रही है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट वाली बात है, राइट। बट अभी भी चैलेंजेस हैं। गंगा नदी के कई सेक्शंस अभी भी पॉल्यूशन से भरे हैं, और इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी कचरा है, केमिकल्स हैं, अनट्रीटेड वेस्ट है, वो आज भी नदी के अंदर डंप किया जा रहा है। हर मिनिस्ट्री को अपने लेवल पर कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा।
जिससे इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग बेटर हो सके। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लोकल पार्टिसिपेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देना होगा ताकि सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट हो सके, नदी को सस्टेनेबल सतत तरीके से हम मैनेज कर सकें। तो नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने 8 जो आपको वो बताया ना कि नमामि गंगे प्रोग्राम के क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पिलर्स हैं, तो वो आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इवन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अविरल धारा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिखना नहीं है अब, ठीक है? अब जो बता रहा हूँ वो लिखना नहीं है, जितनी चीज लिखने वाली थी वो अब मैंने आपको बता दी। निर्मल धारा, राइट, क्या अनपॉल्यूटेड फ्लो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो रहा है, राइट। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान ये बनाया गया है, राइट, आईआईटी इसके द्वारा, जिसमें मेनली फोकस जो है वो किया जा रहा है नदी को साफ रखने के ऊपर, मैनेज करने के ऊपर प्रॉपर तरीके से। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल भी जो है वो उपयोग किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, राइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, जहां पर 40% कॉस्ट जो है वो पे की जाती है पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद, और 60% जो है वो ओवर द प्रोजेक्ट्स लाइफ स्पेन कॉस्ट पे। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये नहीं पूछेंगे। ये 8 जो चीज मैंने आपको बताई है ये तो ध्यान में रखना ही है। और टोटल 203 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी कीमत 32,613 करोड़ रुपए देखने को मिली। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई, 127 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उनको कंबाइंड ट्रीटमेंट कैपेसिटी के साथ 3,446 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि इतने मिलियन लीटर पर डे वेस्ट जो है वो ट्रीट करने के लिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तैयार हुए हैं। वाराणसी के अंदर 274.31 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं, जो कि दुर्गा ड्रेन और के साथ इंटरसेप्ट करेंगे, और 60 MLD हम लोग को मिलियन लीटर पर डे वाले ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सच आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा काम चल रहा है। वाटर क्वालिटी उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव हुई है, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में ये वाला पॉइंट लिख लेना। और ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी लेवल जो है वो भी बेहतर हुआ है, राइट, ठीक है। बीओडी लेवल्स पता है आपको? बिहार के अंदर बीओडी लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर लेवल जो है वो इंप्रूव हुआ है। बीओडी लेवल पता है ना आपको कि ऑक्सीजन, ये सब जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना ये पानी के नीचे के ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। ये जो चीज होती है ना बीओडी, ये आपके एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनरल स्टडीज की क्लास लेना बहुत जरूरी है। जब तक आपने जनरल स्टडीज पर कमांड डेवलप नहीं करी तब तक आप कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो पैरेलली क्लासेस लेते रहो और समझते रहो, नोट्स बनाते रहो। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, देखो कितनी बढ़िया चीज है। तो बहुत बेसिक चीजें लिखने वाली। डॉल्फिन अब काफी सारी जगहों पर देखी जाने लगी हैं, ठीक है। इंडियन मेजर कार्प फिश, जो मछली हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, वो भी गंगा में जो है वो रिलीज जो है वो की गई है, ठीक है, जिससे कि फिश की बायोडायवर्सिटी भी सस्टेन रहे और लोकल फिशरमैन्स वगैरह को जो है वो हेल्प मिले। 7 बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो डेवलप किए गए उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना। 5 प्रायोरिटी वेटलैंड उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 है बिहार के अंदर, एक झारखंड के अंदर एक, ठीक है। पेड़ पौधे जो है वो लगाए गए। इंडस्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 3 जो है वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए, ठीक है। अच्छा ये लिखा भी तो हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया नमामि गंगे प्रोग्राम को टॉप 10 के अंदर आ रहा है ये। 2022 में इसको वो किया गया। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम को अवार्ड दिया क्लाइमेट स्मार्ट यूटिलिटी टाइटल। ये लिखने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं आएगा, मेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग को और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को एक्सटेंड करना है, पानी को बचाने के प्रयास को जो है वो और आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजीज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये चीजें हैं, तो ऐसी चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, राइट। क्लियर? पूरा टॉपिक अच्छे से दिमाग में घुसा? अब नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में सेल्फ रिलायंस यानी अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना एक इंपॉर्टेंट गोल है। डिफेंस इंपोर्ट्स गाइस काफी टाइम से इंडिया
के बजट का मेजर पार्ट है, लेकिन अब भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाया। बट अभी भी देखो यार, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो कह रही है ना, द हिंदू के आर्टिकल्स में जो आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया सबसे ज्यादा मात्रा में, यूक्रेन के बाद इंडिया आर्म्स वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है सेकेंड नंबर पर। तो ये बेसिकली चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है कि क्या हम वाकई में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि ये वाला आर्टिकल बता रहा है कि हम डिफेंस की फील्ड में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में इंटरनेशनल जो इंडेसेस हैं उसमें आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, राइट। तो ऐसे अलग अलग रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना जरूरी है। बट अल्टीमेटली यस, हमने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया है। जैसे आपने बीच में जो है वो सुना होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो एक लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद नो इम्पोर्ट लिस्ट ऐसा करके उसका कुछ नाम था। उस लिस्ट का एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो लिस्ट जो है वो जारी की गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, मेरे ख्याल से शायद पिछले साल की बात है ये। तो उसमें ये बिल्कुल क्लियरली जो है वो कर दिया था कि ये फलाना आइटम्स को हम लोग जो है वो इम्पोर्ट नहीं कराएंगे। दैट मीन्स कि इन आइटम्स को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करना है, राइट। तो इंडिया यस, डिफेंस की फील्ड में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, दैट इज ट्रू। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो डिफेंस इंपोर्ट्स गाइस काफी टाइम से इंडिया के बजट का, मैंने आपको बताया कि एक मेजर पार्ट है, राइट। बट अब हम थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, जिसका परसेंटेज 2024 से 20 से 24 में 8.3% रहा है। पहले इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट्स में रशिया का मेजर शेयर था, लेकिन रशिया की आर्म्स सप्लाई 72% से 36% गिर गई है। फ्रांस ने अब रशिया को पीछे छोड़ा और भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। अब आपको यहां पर ये आंकड़े याद नहीं रखना है गुरु। आपको क्या चीज याद रखनी है कि देखो, ये देखो, ये तो आ ही गया। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अब ये चीज लिख लो आप। सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सिप्री से रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा लिख लेना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आ रही है। ये बोल रही है कि यूक्रेन के बाद जो है वो इंडिया दूसरी पोजीशन पर है आर्म्स इंपोर्ट के मामले में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आर्म्स इंपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हम लोग आर्म्स इंपोर्ट कराते हैं। पहले हम लोग रशिया से सबसे ज्यादा कराते थे, बट आज की डेट में हम लोग फ्रांस से ज्यादा सामान ले रहे हैं। तो हमारा जो आर्म्स का सबसे बड़ा सप्लायर जो पहले रशिया था, अब उसकी पोजीशन ले लिया फ्रांस ने। ये फैक्ट भी लिख लेना, ठीक है। समझे आप? अब ये आंकड़े नहीं लिखने अपन को कि मतलब क्या आंकड़े हैं। जैसे बताया जा रहा है ना कि रशिया की आर्म सप्लाई 72% से गिरकर 36% जो है वो हो गई। तो ये सब आंकड़े आप लोग को लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेनली आपको पता होना चाहिए कि भाई हम किससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं। तो आज की डेट में हम फ्रांस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। यूएसए, फ्रांस, आर्मेनिया ऐसी कंट्रीज जो हैं, ये भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं, और भारत की इंटरनेशनल पोजीशन अब स्ट्रांग हो रही है। बस ये था इस पूरे टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। ये सब आंकड़े, मतलब ये फैक्ट्स बस आपको ध्यान में रखना था। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अलग से ऐड की गई हैं, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम लोग के बारे में फोकस करेंगे। और आज की डेट में पूरे दुनिया भर में यूएसए सबसे ज्यादा वेपन्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और रशिया का ग्लोबल वेपन्स एक्सपोर्ट करना डिक्लाइन हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यूएसए ने उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। दूसरी कंट्रीज डर रही थी उसके साथ डील करने में। इंडिया का डिफेंस ट्रेड की बात करें तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस हमारी जो है वो कम हो गई है, पहला पॉइंट, राइट। ठीक है। रशिया, फिर चाइना, कजाकिस्तान, इनसे हम लोग जो है वो वेपन्स वगैरह परचेज करते हैं। बट अब फ्रांस से सबसे ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। फ्रांस हमारा मेजर सप्लायर बन गया है, ठीक है। अच्छा, पहले पता है, आर्म्स इंपोर्ट, वेपन्स इंपोर्ट करने में पहले चाइना टॉप 10 में आता था। अब वो पहली बार ऐसा हुआ है 1990 के बाद से कि चाइना जो है वो टॉप 10 से नीचे हो गया है, कि वो इंपोर्ट नहीं करा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो वेपन्स में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ गया है। चार एशियन और ओशियानिया कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो टॉप 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर में। ये लिख लेना। ये भी लिखना, चाइना वाला पॉइंट भी लिखना है, ठीक है। मिडिल ईस्ट ने जो है वो 20% डिक्लाइन जो है वो देखा। कतर जो है वो तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है, राइट। मतलब कि इंडिया के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है,
इंडिया दूसरे नंबर पर है, यूक्रेन पहले पे और तीसरा कतर है, ये भी लिख लेना। ठीक है। यूएसए ने अपना शेयर जो है वो एक्सपोर्ट में इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो यूक्रेन को और नाटो अलायंस को, एशिया पैसिफिक नेशंस की, अपने फ्रेंडली कंट्रीज को ज्यादा वेपन सप्लाई कर रहा है। ठीक है बस। हाँ, अब ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है कि हमने जो है वो अपने आर्म्स के इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप लिखेंगे सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन, ये पूरा लिखेंगे आप। सृजन पोर्टल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सृजन पोर्टल हमने लॉन्च किया, जो इंडियन वेंडर्स को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में मदद करता है। और ये पोर्टल डोमेस्टिक वेंडर्स को डिफेंस गुड सप्लाई करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, राइट, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, जैसे कि हमारे यहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ डील कर सकते हो, वेपन्स के पार्ट्स वगैरह जो है वो ट्रेड करने के लिए। फिर दूसरा पॉजिटिव इन लिस्ट। अच्छा हाँ, मैं इसी लिस्ट की जो है वो बात कर रहा था, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया कि कौन से आइटम जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। लिस्ट इंश्योर कर रही है कि ये आइटम जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। अब इसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर प्रायोरिटी दी जा रही है कि भाई हम फॉरेन डिफेंस के प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, इंडिया से ही इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो बनाएंगे क्वालिटी माल, उसको हम परचेज करेंगे। बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी, इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इंडिया में ही डिजाइन करो, डेवलप करो, मैन्युफैक्चर करो। मेक वन मेक टू प्रोजेक्ट जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जा रहा है, सिर्फ इतना लिख देना, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के थ्रू इंकरेज किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्कर ये वाला टॉपिक। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमने बनाए, 2 कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राइट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया, 74% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और 100% है गवर्नमेंट रूट के थ्रू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। याद रखना, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और गवर्नमेंट से परमिशन लेके करता है तो 100%, और अगर डायरेक्ट करना चाहता है बिना परमिशन के तो 74%। तो याद रखिएगा, 74% डायरेक्टली अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। 21% इंडिया का टोटल डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो आज की डेट में प्राइवेट कंपनी से आ रहा है, तो ये फैक्ट भी लिख लेना। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का रोल, इंडिया के पास 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे कि एचएएल का नाम सुना होगा, बीईएल का नाम सुना होगा, एमडीएस माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मेजर प्रोजेक्ट्स है आईएनएस विक्रांत, इंडिया का पहला इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट, लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस्ड फाइटर जेट है जिसको एचएएल के द्वारा डेवलप किया गया, ये भी लिख सकते हो मेजर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो शामिल है। ठीक है। फिर हम रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, राइट, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रमोट करता है स्टार्टअप को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, कि वो बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करें। ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस वेपन्स को इंडिया की डिफेंस सेक्टर में शामिल करें। ये भी लिखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर गोल्स जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन का क्या है, ये भी लिखेंगे आप। इंडिया का टारगेट है 1.75 लाख करोड़ की कीमत का डिफेंस प्रोडक्शन 2025 तक इंडिया में किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी लिखो कि 3 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को जो है वो अचीव करनी है 2029 तक। ये टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, होपफुली पूरी चीज आपको समझ में आई होगी, बट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि रशिया के साथ हमने अभी इंपोर्ट को कम कर दिया है ना, और भारत को दूसरे सप्लायर से आर्म्स लेना पड़ रहा है। भारत को डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को इंटीग्रेट करना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस वेपन, इसको अपनी कैपेबिलिटीज में शामिल करना आज की डेट की नीड है, बहुत जरूरी है।
तो ये सब सृजन पोर्टल, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, ये सब ध्यान में रखना, ही प्रीलिम्स में आएंगी। मेंस में आ सकता है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंडिया जो आत्मनिर्भर बनने पर फोकस कर रहा है, तो उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगे नेशनल सिक्योरिटी पर, बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन करिए इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन आर्म सप्लायर के ऊपर, और स्ट्रेटजीज बताइए कि कैसे हम फॉरेन डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करें। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जीएस पेपर 3 में। तो होपफुली ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया की एनर्जी ट्रेड विद यूएसए काफी तेजी से बढ़ रही है। पता है आपको, हम लोग डील कर रहे हैं यूएसए के साथ एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसीलिए कंट्री को डाइवर्सिफाइड और स्टेबल एनर्जी सप्लाई चेन की जरूरत है। ये एनर्जी ट्रेड स्पेशली ऑयल और गैस इंपोर्ट के लिए है। मतलब ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बैठा, न्यूक्लियर पावर में भी जो है वो काफी हेल्प कर रहा है यूएसए हमारी। बट ये वाला जो आर्टिकल है, ये बेसिकली ऑयल और गैस से एसोसिएटेड है। वो भी तो एनर्जी का एक हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है भाई, उससे भी तो पावर जनरेट होती है। अब सुनना मेरी बात, वाई इंडिया एक्सपेंडिंग एनर्जी ट्रेड विद यूएसए, दैट इज द क्वेश्चन, कि हम क्यों यूएसए के साथ जो है वो एनर्जी ट्रेड को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले इस टॉपिक को समझो, फिर मैं इस आर्टिकल में क्या चीजें लिखने वाली वो बता दूंगा, ठीक है। पहले समझो आप इस टॉपिक को, आपको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि हम यूएसए के साथ भाई डील क्यों कर रहे हैं, एनर्जी में एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं इस डील को, यानी कि क्यों उसके साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन बना रहे हैं एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए, यानी कि ऑयल गैस इंपोर्ट करवाने के लिए। तो देखो यार, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, ये बात तो क्लियर है सबको। और अपनी 85% कच्चा जो तेल है इसकी जरूरत इंपोर्ट से पूरी करते हैं हम लोग, है ना। 85% हमारी डिमांड कच्चे तेल की हम इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल कर रहे हैं। अब 2040 तक एनर्जी डिमांड लगभग डबल होने की उम्मीद है, इसलिए हमें रिलायबल और डाइवर्स एनर्जी सप्लायर्स की जरूरत है। कल को हम जिन कुछ चंद कंट्री से हमारी कच्चे तेल को जो है वो, क्रूड ऑयल को जो है वो इंपोर्ट करा रहे हैं, अगर उनने मना कर दिया या वहां पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डिमांड सप्लाई का गैप होने लगता है, प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हों। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अगर, आपको किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो होनी चाहिए, कि एक बंद हो गया तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कि आप दूसरी जगह से अपनी मतलब काम निकलवा सकें। तो दिस इज द ओनली रीजन, दैट्स इट। बट इसको बुलेट पॉइंट में आप इस प्रकार से ध्यान में रखें कि हम आज की डेट में यूएसए के साथ अपने एनर्जी ट्रेड को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, इंडिया अभी भी यूएसए के साथ जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। इसका मतलब सिंपल है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड सरप्लस, है ना। और एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ाने से ये सरप्लस बैलेंस हो सकता है, और मिशन 500 के तहत बायलेटरल ट्रेड को डबल करने की डायरेक्शन में मदद मिलती है। इससे रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। फिर इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प होगी, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही मेन पॉइंट, जियो पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। यूएसए के साथ एनर्जी रिलेशनशिप को मजबूत करने से भारत की पोजीशन ग्लोबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में मजबूत होगी, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना। तो ये सब चीजें, इसमें फुल मेंबरशिप के लिए भारत की बिडिंग और स्ट्रांग होगी, क्योंकि यूएसए से हम माल परचेज करेंगे तो यूएसए को पैसा देंगे, यूएसए को पैसा देंगे तो वो खुश होगा कि हाँ उसका बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट करेगा वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। यस, बोलो हाँ या ना। बट चीजें जैसी दिखती है ना, उतनी आसान नहीं है। भारत को अभी भी अपने ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, पाइपलाइंस, रिफाइनरीज, स्टोरेज कैपेसिटी, इसको बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, जिसमें लगेगा पैसा। और आपको पता है यूएसए और रशिया के रिलेशंस खराब है, तो इसलिए दिक्कतें हो सकती है ग्लोबल लेवल पर। तो हम लोग उस चीज को बैलेंस कर रहे हैं कि ऐसी सप्लाई चेन में दिक्कतें ना हो। और अभी एक चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि आज की डेट में हम लोग को रेन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना है, बट इंडिया की डिमांड को देखते हुए इट विल टेक सम मोर ईयर्स पूरी तरह से रेन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करने के लिए। बट जब तक पूरी तरह से ट्रांजिट नहीं करते हम लोग, तब तक तो अपनी डिमांड को तो फुलफिल करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ऐसे थोड़ा रह सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, बस इतनी चीजें थी इस टॉपिक के अंदर। अरे ये सॉरी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक था यार।
अब प्रॉब्लम क्या होती है मेरे साथ, ये वाला टॉपिक ये है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये इंडिया की वो इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले टॉपिक देख लो, फिर जो मैं बता रहा हूँ पहले सुन लो, फिर टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास जो है वो अपना एक इंडेक्स जो है वो रखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें आपको बताता रहता हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि अब ये पूरे जैसे कि जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे ये 18 पेज की जैसे ये पीडीएफ है, राइट। इसमें 7 टॉपिक्स हैं टोटल, मतलब 2 टॉपिक एमसीक्यू के छोड़ दो तो 5 मेजर टॉपिक हैं। इन 5 मेजर टॉपिक की पूरी R&D करके, पूरे उसके पॉइंट्स बना के, मैं अपनी कॉपी में जो है वो रखता हूँ, मेरे साथ पेन और पेपर रहता है, मैं आपको पढ़ाने से पहले उस पर पूरी रिसर्च करता हूँ, और फिर उसके बाद आपको पूरा घोट जो है वो देता हूँ। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ना। भाई देखो, मेन एक एजुकेटर का काम हमेशा ये होना चाहिए, और आपने हमेशा शायद नोटिस भी किया होगा कि आई आई डू नॉट बिलीव इन की जो ये लिखा है उसको अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप देखते होंगे लोग जो है वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। आई बिलीव इन कि अगर आप जैसे लिटरली जो बोलते हैं ना कि लेक्चर, आप बड़ी कोचिंग में जाएंगे, प्रोफेशनल कोचिंग्स में जाएंगे, तो यू विल फाइंड कि वहां पर फैकल्टी आएंगी जहां पर आप लाख 1.5 लाख रुपए सिविल सर्विसेज के लिए खर्च करते हो। एंड जब वो फैकल्टी खड़े होते हैं और जब वो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ना, तो ना उनके हाथ में कोई पेन पेपर होता है, ना कोई नोट्स होते हैं। नोट्स होते हैं मतलब साइड में रखे रहते हैं, जिसको वो बुलेट पॉइंट्स को रेफर कर रहे होते हैं। बट उससे पहले वो पूरी रिसर्च कर चुके होते हैं जो कि आपको वो डिलीवर कर सकें। सो दैट इज द रिसर्च आई डू, घंटों तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होगे ना, ये मेरा लेक्चर 1 घंटे का बन रहा है, 1.25 घंटे का बन रहा है, बट बॉस उस 1 घंटे 1.25 घंटे के पीछे 2 3 4 घंटे की कई बार मेहनत हो जाती है। कई बार बड़े टॉपिक होते हैं तो और ज्यादा मेहनत की, अलग अलग जगह से आप लोग के लिए चीजें लेकर आऊं मैं। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको सेग्रीगेट करो। जैसे आप देखते हो कि हर टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट किया करो। आप लोग लाइक हिट नहीं करे तो हिट करो, शेयर करो, राइट। और ज्वाइन कर सको तो हमारे पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन करो, उसमें और आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो बेसिकली एक वो है थोड़ा सा। तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आया कि हमें क्यों आवश्यकता है यूएसए के साथ। देखो अच्छा, इसमें लिखा भी है, मैंने ये वाले बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए थे, राइट। मैं ऐसे लिख लेता हूँ अपने पास बुलेट पॉइंट्स अपने पेपर पे, और फिर वो आपको बताता रहता हूँ। मेरा पहले बढ़िया सीन था यार, पहले मेरे पास एक आईपैड था, वो खराब हो गया। चलो कोई ना, थोड़ी समय में अच्छे पैसे बनाएंगे तो फिर आईपैड खरीदेंगे फिर से। और वो तो बन ही आएंगे, वो तो आप लोग की दुआ है, और मेहनत से अपन पीछे हटते नहीं है, तो धीरे से वो बन ही आएंगे। अभी बिगेस्ट चैलेंज यार मेरी लाइफ में मेरा बैंक का चल रहा है यार, बहुत। अभी मेरा बहुत नुकसान हो गया था, तो बैंकिंग का भी सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है मेरा। बट वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। सबको फेस करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एनीवेज चलो, अब पेन और पेपर निकालो और लिखो। इंडिया जो है वो बेसिकली अपनी ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट को यूएसए के साथ बढ़ा रहा है ना। कितना ब्रैकेट में लिख देना, 15 बिलियन यूएस डॉलर से 25 बिलियन यूएस डॉलर फ्यूचर में करने का ऑब्जेक्टिव है। इंडिया का गोल यही है, 500, मिशन 500 बोलते हैं इसको। 500 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करना है यूएसए के साथ 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मिशन टारगेट याद रखना कि यूएसए के साथ ट्रेड का टारगेट है हमारा 500 बिलियन यूएस डॉलर का। अब बस इतना लिख दो, क्यों इंडिया अपनी एनर्जी ट्रेड यूएसए के साथ बढ़ा रहा है, समझ तो आप चुके हो। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम भाई तीसरे नंबर पर आते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में, है ना। तो हमें और भी पार्टनर चाहिए, और भी दुकान चाहिए जहां से हम खरीद सकें। भाई एक दुकान दो दुकान बंद हो गई तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन तो होने चाहिए। फिर हम अपना ट्रेड बढ़ाएंगे यूएसए के साथ। मिशन 500 इनिशिएटिव जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये जो लिखा है ना आपने यहाँ पर, इसके बगल में मिशन 500 भी लिख लेना। तीसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जियो पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऐसे प्लेटफॉर्म में यूएसए हमें हेल्प करेगा। तो बस ये चार बस पॉइंट्स लिख लोगे आप, क्यों इंडिया को चाहिए। जैसा आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आप ऐसे करके बस 4 पॉइंट लिख दो, कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर दिखने में, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से। जितना प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। इंडिया की करंट एनर्जी नीड जो है वो क्या है, तो इंडिया क्रूड ऑयल को कितना इंपोर्ट करता है, क्या करता है, दैट यू डोंट नीड टू राइट। अपन को पता लग गया 85% हमारी डिमांड जो है वो हम लोग फुलफिल जो है वो करते हैं इंपोर्ट के थ्रू।
इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट आप सभी को पता है, बोलो हाँ या ना। पढ़ा है ना हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में, E20 बाय 2025। पर टारगेट अचीव करना मुश्किल है कि आसान है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। तो इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, रशिया के अलावा दूसरी कंट्रीज की तरफ भी हम देख रहे हैं, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, सुरीनेम, गुयाना, है ना, ये सब कंट्रीज की तरफ इंडिया के रिलेशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मजबूत होंगे, OPEC प्लस कंट्रीज के साथ मजबूत होंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी हम लोग बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, लिख लो ये वाला टारगेट लिख लेना। हम टारगेट कर रहे हैं हमारा जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन जो है उसको हम 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कर दें 2030 तक। नए प्रोजेक्ट कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहां पर भी पेट्रोल का रिजर्व है, क्रूड ऑयल का। नेचुरल गैस का वैसे ज्यादा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको क्रूड ऑयल के ऊपर ही नेचुरल गैस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज के अंदर आती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ पॉलिसी, ये आपका आज का टास्क है, उसको डिटेल में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में लिखा नहीं है यहाँ पर, बट इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। रिजर्व बढ़ाने हम लोग, गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो टारगेट अब आपको याद हो ही गया होगा, बोलो जो रेगुलरली अगर मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहा है एटलीस्ट फॉर अ मंथ, तो उनको ये वाला टारगेट याद हो ही गया होगा, बोलो हाँ या ना। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको इंडिया लीड कर रही है, दूसरा टास्क अभी का जो आप इस टॉपिक के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। 100%, ये लिख लो, 100% FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ऑयल और गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए है और प्राइवेट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो आप ध्यान में रखना, ऑयल और गैस के लिए FDI जो है वो इंडिया के अंदर कितनी है, 100%। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक रूट भी लिखना, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, गवर्नमेंट रूट क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स की मेजर चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में कवर करवाई जाती हैं। हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज बनाई जा रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ये भी लिख लेना, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ग्रीन हाइड्रोजन को, बायोफ्यूल को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यार पर माइलेज बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है उसका चार्जिंग स्टेशन। यार मैं बड़ा परेशान हुआ था अभी बीच में, मेरे पास मैं गया था उससे, अरे ये नहीं है यार, क्या बोलते हैं, अरे नेक्सॉन, नेक्सॉन जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है। तो वो मेरे एक परिचित की थी, तो मुझे जो है वो जाना था एक जगह पे, तो मैं वो गाड़ी से गया। चलती बड़ी स्मूथ है, बट अच्छा अच्छा है, मुझे उसका एक्सपीरियंस चलाने का काफी अच्छा लगा। तो बट मुझे एक चीज पे बड़ा दिमाग खराब हुआ कि जो मेरे साथ थी, इनकी गाड़ी थी, एक्चुअली चला मैं रहा था, इनकी गाड़ी थी। उनने अचानक मना बोलने लगी कि अरे यार 15% ही बैटरी बची है। तो मैंने बोला कि ठीक है, चार्जिंग पॉइंट होगा ही अपने पास, अपन लगा देते चार्जिंग पॉइंट पे। तो मेरे एक पहचान का एक रेस्टोरेंट था, तो वहां पे मैंने गाड़ी रोकी नियरेस्ट, मुझे पता था कि यार उस क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट है, वो जानता है मुझे रेस्टोरेंट वाला। और वैसे भी किसी का भी आप जाओगे लोग मदद कर ही देते हैं, बट पेट्रोल पंप पे साले मदद नहीं कर रहे थे, उसमें मुझे बहुत गुस्सा आई थी। हम दो एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते थे कि नहीं हम आपको सॉकेट नहीं दे पाएंगे चार्ज करने के लिए। बट हमने उसके जो बैटरी चार्जर को लगाया वो चार्ज ही नहीं हो रही गाड़ी। फिर जैसे तैसे करके उनके घर तक मैंने गाड़ी पहुंचाई है भाई, बिल्कुल ये मान के चलो इकोनॉमी में रात का समय था, लाइट बंद करके गाड़ी चला रहा था, बहुत रिस्की जोन था मेरे लिए। बट जैसे जैसे करके उनके घर पे गाड़ी टच कर दी, 1% पे गाड़ी टच हुई है, नहीं तो धक्का ही मारना पड़ता या फिर वो बुलवानी पड़ती, क्या बोलते हैं, खींचने वाली गाड़ी, बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है अच्छी, पोल्यूशन फ्री है, बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और पेट्रोल पंप्स में एटलीस्ट चार्जिंग स्टेशन हर जगह अवेलेबल होना जरूरी है, तभी काम बनेगा भैया, वरना काम नहीं बनेगा। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये AI वाला टॉपिक इतनी बार आ चुका है ना, तो दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को जो है वो सोचा था कि बाद में कवर कराऊंगा, बट आपके सामने स्क्रीन में पहले ही वाला टॉपिक आ गया। AI ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिखने की जरूरत नहीं वाला टॉपिक, ठीक है। आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से पूरे दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, कितनी तेजी से AI। अरे इसका बड़ा नुकसान भी है, इससे इसके नुकसान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखो आप कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं यार गंदे, हैं किसी की पब्लिक इमेज को खराब किया जा रहा है, वीडियोस बना बना के, बेचारे मोदी जी हैं,
है, उनका टाका बढ़ाया जा रहा है। उड़ता ही फिरू। किस किस ने देखी वाली रील, कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेरी, जो वो बोलते हैं ना कि मुझसे जो है वो डांट सुनना नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि बेटा रील देखने का टाइम उड़ता ही फिरू याद है? अभी मैं पूछूंगा कि बताओ कि बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत जो है वो चार कौन सी स्टेजेस है, तो बोले आए बैंगन, ये क्या पूछ लिया? यू हैव टू फोकस वेरी वेल। ये सब कॉमन मैन की चीजें हैं, रील देखते रहना, वीडियो देखते रहना, हाँ टाइम पास के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए चलता है यार। आपको टाइम पास का भी देखो होता है ना शौक, लोगों के शौक डिफाइन करते हैं कि वो मजदूर बनेंगे कि वो राजा बनेंगे। लोग लूडो खेलते रहते हैं, उनको लूडो खेलने में मजा आ रहा है। अरे लूडो इज द गेम, कॉमन मैन का गेम है वो। चेस खेलो, शूटिंग करो, लेके आओ ना भाई अपने पास वो गन लेके आओ, एयर गन मार्केट में अवेलेबल होती है। सामने रखो टारगेट, उसके ऊपर डालो उन लोगों की फोटो या उन लोगों का नाम लिखो कि आपको जिनके ऊपर बड़ा दिमाग खराब होता है कि ये लोग को सालों को छोड़ूंगा नहीं मैं, और मारो उसको, बोलो मैं आईपीएस हूं, पम। ये होते हैं शौक। राजा जाता है ना शौक में, राजा को नहीं देखोगे आप, कॉमन मैन को नहीं देखो, कॉमन मैन को हमेशा देखोगे आप कि नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं? और एक ब्यूरोक्रेट, वो अपने काम से काम में मतलब रखते हैं। अभी एक डिप्लोमेट करके एक मूवी आई है, देखनी है मुझे। मैं मूवीज का शौकीन हूं बट टाइम मिल नहीं पाता। जॉन अब्राहम की, देखते हैं कैसी मूवी होगी। ऐसी मूवीज देखो, टाइम अगर आपको स्पेंड करना है तो यू हैव टू स्पेंड टाइम लाइक दैट, कि हाँ ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड मूवी है, मिशन से रिलेटेड मूवी है, रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, जिससे कि आपको नॉलेज मिले। अरे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एआई का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एनवायरमेंट में कितना नुकसान पहुंच रहा है। हमने डिस्कस किया ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना ज्यादा रिलीज हो रहा है एआई के कारण। अपन ने डिस्कस किया ना, मेरे ख्याल से शायद हार्डली एक डेढ़ हफ्ता पहले, कि गूगल में कोई चीज आप सर्च करोगे तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं लगती है उस रिजल्ट को जनरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चैट जीपीटी पे लगती है या ओपन एआई पे, है कि नहीं? तो डिस्कस किया था ना हमने, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन कंप्यूटर्स, जो खींचता है एनर्जी उनके लिए, तो वो सब चीजें हैं। अब हम लोग जो है वो डोमेस्टिक एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये लिख लेना भैया, ये वाला चीज लिख लेना। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये बेसिकली इंडिया की सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने पर फोकस कर रहा है, और हम सेमीकंडक्टर के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू ये सब चीजें लाई गई थी। फैबलेस चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को इनकरेज जो है वो किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज, एकेडमीज, इन सबको वो कोलैबोरेट करवा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन है हमारा, ये भी लिख लेना, नेशनल क्वांटम मिशन। और पढ़ना एक और टास्क इस मिशन के बारे में, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, फिर से आएगा, ये सब मिशन के बारे में पूछा जाता ही है। हम लोग को अपनी वर्कफोर्स को एक्सपेंड करना है, स्किल्स डेवलप करवाने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टैलेंट गैप को ब्रिज करना है। लोगों को पता ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है लोगों के अंदर, वो स्किल्स डेवलप करनी है जिससे कि उनको जॉब भी मिल सके और साथ ही साथ इंडिया डेवलप जो है वो हो सके। बस यही है, कानून लेकर आए हम एआई के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, सेफ्टी लेकर आए, है ना? ये रेज इनिशिएटिव, ये लिख लेना, रेज इनिशिएटिव। एआई सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए ये लाया जाता है कि भाई पिछड़ी जो कम्युनिटीज हैं उनको एआई के माध्यम से आगे बढ़ाएं। एथिकल एआई पर फोकस करो, एआई के कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करो, एआई कम एनर्जी कंज्यूम करे, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराए, उस पर रिसर्च करो। एआई डेटा सेंटर्स का वाटर यूसेज, एक टॉपिक ये भी आया था कि एआई बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग जो है वो कर रहा है, राइट, कूलिंग के लिए, याद आ रहा है? ये मतलब पिछले 10 दिन में जो मल्टीपल टॉपिक्स हमने पढ़े, 10-15 दिन में, उस पूरे टॉपिक का एक शॉर्ट में निचोड़ करके इन्होंने एक और आर्टिकल में दे दिया। तो ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, इसके मेंस के क्वेश्चंस बनाने का ट्राई जो है वो किया करो। ठीक है, और गाइस देखो कल ये एमसीक्यू एक गोविंद बल्लभ पंत जी का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो ट्राई करो, जिन लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है ट्राई करिएगा आंसर देने का, बाकी इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं आपको बता रहा था कल है संडे, बट कल एक एक्स्ट्रा क्लास में आपकी लूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं, एक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक था, और एक 13 मार्च के कुछ मेरे ख्याल से दो तीन टॉपिक्स हैं, दो तीन चार टॉपिक्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे अभी तक के पेंडिंग टॉपिक हैं उससे रिलेटेड कल लेक्चर आपके पास आ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स कई बार छूट जाते हैं तो उससे रिलेटेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कंजर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एक्सरसाइज कंजर किन के बीच में होती है? इंडिया किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की लोकेशन मैप में देखना, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती आ रही है। कंजर फोकस करती है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। सभी जितनी भी आपस में एक्सरसाइज होती है ना कंट्रीज के बीच में, उनका ऑब्जेक्टिव सेम ही, मोर और लेस सेम ही होता है। सॉरी। इंडिया का पैराशूट रेजिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आज पढ़ना। स्पेशल फोर्स है ये, पैराशूट रेजिमेंट इंडिया की। और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियन ब्रिगेड रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी, इस एक्सरसाइज में। बस दैट्स इट। और इंडिया और किर्गिस्तान की डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, मेंस का क्वेश्चन है, मतलब ट्राई करना इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। बस आज के लिए इतना ही था। और इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूर से ज्ञान सर के पेड बैच को जरूर ज्वाइन करो। अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। अब मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।